हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में जो भी सारे टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए हैं। पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस, बैच इंटरैक्टिव, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम, मल्टी प्रोसेस सिस्टम, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टी प्रोसेस सिस्टम, मल्टी थ्रेडेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, सर्विसेज ऑफ ओएस, रीएंट्रेंट कर्नल, मोनोलिथिक एंड माइक्रोलिथिक कर्नल सिस्टम्स। ये जो इसमें पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे AQ में 22, 23, 21, 22, 18 पिछले 3 साल में 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने पूरे 3 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन आया वो मैंने कवर किए इसमें। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो मैनेज करता है किसको? कंप्यूटर के हार्डवेयर को। अब हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर टर्म आए तो हार्डवेयर होता क्या है? जो भी फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके पास क्या होती है? ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच में होता है किसके? कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज द रिसोर्स मैनेजर। इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। रिसोर्स मैनेजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है? मैनेज करता है, इसलिए हम इसको रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंपोनेंट में पहले आता है हमारा यूजर, जो हम है यूजर। एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। फिर सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सिस्टम प्रोग्राम भी हो सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है। फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर साइंस। ये हमारा होता है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब हमारा जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके से होता है, उसमें जो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ओएस में पहला क्या आता है? हमारा हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर हमारी एप्लीकेशंस आते हैं और फिर हमारा आता है यूजर। ये इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीजें आती है, एक शेल आता है और एक क्या आता है? हमारा कर्नल। जो शेल होता है हमारा, वो हमारा होता है कमांड इंटरप्रेटर। जैसे कि मैं यूजर हूँ तो मैंने क्या चाहती हूँ? मैं MS वर्ड खोलना चाहती हूँ, तो मुझे कमांड देनी पड़ेगी कि मुझे MS वर्ड खोलना है। तो वो कमांड कौन समझेगा? हमारा शेल। और उस कमांड को समझकर उसे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करेगा? हमारा कर्नल। कर्नल जो होता है वो हमारा कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारा इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से। शेल क्या होता है? शेल हमारा कमांड इंटरप्रेटर होता है, जो यूजर हम कमांड देते हैं वो उसको समझता है और देखता है कि आखिर वो चाहता क्या है, कि हाँ वो MS वर्ड खोलना चाहते हैं, पावर पॉइंट खोलना चाहते हैं, क्या क्या खोलना चाहते हैं, तो वो उसको समझता है और बताता है कर्नल को कि हाँ ये चाहते हैं। कर्नल उसको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके आपको दे देता है। तो शेल क्या होता है? शेल एक्ट एज एन कमांड इंटरप्रेटर। शेल क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। एज इट टेक द कमांड फ्रॉम द यूजर, ये क्या करता है? यूजर से कमांड लेता है, इंटरप्रेट देम, उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ये होता है हमारा शेल का काम। कर्नल क्या होता है? कर्नल मैंने आपको बताया कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा कर्नल। कर्नल परफॉर्म और रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज मेमोरी मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। कर्नल क्या होता है? कर्नल में कोर पार्ट तो होता ही है, साथ में ये क्या करता है? सारी रिसोर्सेज को मैनेज भी करता है। जैसे कि रिसोर्सेज मैनेजर तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से है, जो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। लेकिन कर्नल भी हमारा क्या है? एक रिसोर्स मैनेजर है, जो मेन मेमोरी को, CPU को, इनपुट आउटपुट को, डिस्क मैनेजमेंट को, सबको क्या करता है? मैनेज करता है। कि फाइल मैनेजमेंट में कि फाइल कौन सी फाइल क्रिएट होनी है, कब डिलीट होनी है, कहाँ एलोकेट होनी है, ये सब किसके कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट? कर्नल पार्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट हैं, शेल और कर्नल, वो आपको समझाने हैं। अब डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का? डिटेल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया? हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताया। अब मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताती हूँ। जैसे कि यूजर 1, यूजर 2, हम क्या? यूजर, n नंबर ऑफ यूजर्स है जो हम खोलना चाहते हैं। वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकते हैं, सिस्टम प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या? शेल, हमने कमांड दी कि हमें पावर पॉइंट खोलना है, तो उसने क्या, शेल ने क्या किया? कमांड को समझा, कमांड को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसने एक्शन लिया और कर्नल को बता दिया कि हाँ ये चाहते हैं। कर्नल ने क्या किया? अगर वो हार्डवेयर, मतलब कुछ जो एक्सटर्नल हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं उनको हमें
उनके पास डिवाइस ड्राइवर होता है जो हमें बताना। कर्नल पहले क्या करेगा, डिवाइस ड्राइवर के पास जाएगा कि हाँ ये चाहते हैं। फिर डिवाइस ड्राइवर के अंदर एक चिप होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर। फिर डिवाइस कंट्रोलर इंटरेक्ट करेगा हमारे हार्डवेयर से, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। ये हमें डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब हमें एक्सटर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है। कर्नल को हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, कनेक्टेड है। फिर वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगी। तो इस तरीके से ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है। लाइक अगर 10 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर, शेल और कर्नल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना ही बताना है। और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें ये डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इसका डिटेल डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाएं कि एग्जाम्पल आप MS वर्ड का ही ले लें कि हमें उसको खोलना है, किस तरीके से शेल कमांड को करेगा। डिवाइस ड्राइवर की हमें क्यों कब जरूरत पड़ेगी, जब हमारा कर्नल जो है वो एक्सटर्नल किसी हार्डवेयर से हमें उसे इंटरेक्ट करना, अगर इंटरनली कराना तो वो नहीं पड़ेगी हमें जरूरत। ठीक है, ये हमारा होता है डिटेल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो हमने पढ़ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी। अब इसमें हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर मैंने आपको बताया हार्डवेयर क्या होता है, जो हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम को, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, सिंपल। द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, डिफाइन द वे इन विच दीज रिसोर्सेज आर यूज टू सॉल्व यूजर कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो हमें ये बताता है कि यूजर की जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो वो कौन बताता है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम। दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरीके से आप हार्डवेयर को यूज करेंगे अमंग द वेरियस एप्लीकेशन। अब ऐसा तो है नहीं आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर को यूज करें, डिफरेंट हार्डवेयर्स को आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो वो क्या बताता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम फॉर द वेरियस यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स के लिए। ठीक है, अब कर्नल, दोबारा से कर्नल, अभी मैंने आपको शेल कर्नल बताया, कर्नल बेसिक आपको मैंने बता दिया। कर्नल क्या है, कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। कर्नल क्या होता है, एक सेंट्रल कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारा मैनेज करता है किसको, ऑपरेशंस को, कि क्या ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, इट बेसिकली मैनेज ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड CPU टाइम्स। ये क्या मैनेज करता है, मेमोरी में होने वाले ऑपरेशन को और CPU की टाइमिंग को। कर्नल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा। कर्नल एक्ट करते एक ब्रिज की तरह होता है, ब्रिज की तरह रहता है किस के बीच में, एप्लीकेशन और डेटा के बीच में। और मैंने आपको बताया प्रोसेस परफॉर्म एट हार्डवेयर लेवल यूजर कम्युनिकेशन इन सिस्टम कॉल, और ये यूज करता है सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल क्या है, एक मतलब अलग टॉपिक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कर्नल परफॉर्म, वही कर्नल क्या परफॉर्म करता है, हमारे रिसोर्स मैनेज करता है, जैसे कि हमारी जो मैंने आपको बताई CPU की, फाइल मैनेजमेंट की, डिस्क शेड्यूलिंग की, ये होता है हमारा कर्नल। कर्नल आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करने के लिए आता है। देखो ये पिछले 3 साल से आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिफाइन करना है। 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाता है। तो 2 नंबर में आया तो सिंपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन शेल और कर्नल को बता दें। अगर वो 10 नंबर में आता है तो उसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी, शेल, कर्नल भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी, उसका डिटेल डायग्राम भी सब एक्सप्लेन करके आएंगे। तो 10 में से 9 या 8 मार्क्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल, मॉड्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहले हम पढ़ते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल आपको नेम से ही समझ आ रहा है कि सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, काफी सिंपल है। तो जैसे इसका नाम है ऐसे इसके काम है। डो नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इसको कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड अगर पहले का होता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, इसका कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। दीज आर स्मॉल, सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम। ये स्मॉल होता है, सिंपल होता है, लिमिटेड सिस्टम के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल MS-DOS क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ईच लेवल कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। इसके जो भी हार्ड लेवल होते हैं वो क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली होती है। एंड व्हेन नेसेसरी कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर, सिंपल टू डिजाइन। ये सिंपल टू एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, इससे कोई भी डिफाइंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल है, स्मॉल है और इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये सब इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, व्हेन अ यूजर प्रोग्राम फेल्स, अगर यूजर का जो भी प्रोग्राम है वो फेल हो जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज होल क्रैश,
लेयर्ड आर इंटरकनेक्टेड, देयर इज नो डेटा हाइडिंग। इसमें कोई भी डेटा हाइडिंग नहीं होती, कोई भी इंटरकनेक्टेड लेयर्स होती हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम फेल हो गया तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्रैश हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है भाई, ये बहुत सिंपल है। डिफाइन कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको डेटा हाइडिंग के लिए ज़रूरत पड़े, तो उसमें कोई भी वेल डिफाइंड है नहीं, ये जगह है ही नहीं कि जहाँ हम डेटा को हाइड कर सकें। अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम, यूजर का कोई भी प्रोग्राम फेल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होल क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल। अब मोनोलिटिक और माइक्रोलिटिक जो है, ये मोनोलिटिक स्ट्रक्चर, माइक्रोलिटिक स्ट्रक्चर, ये आगे मैंने कवर किया काफ़ी डिटेल में, क्योंकि ये आपका एक अलग टॉपिक है। ये मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में भी आता है, ये अलग से भी आपको 10 नंबर में पूछा गया है, तो मैंने 10 नंबर के हिसाब से किया है। तो ये आप चलो थोड़ा बहुत बता देते हो। मोनोलिटिक स्ट्रक्चर इन विच द कर्नल एक्ट एज अ मैनेजर। इसमें क्या, जो कर्नल है वो क्या होता है, मैनेजर की तरह एक्ट करता है, बाय मैनेजिंग ऑल थिंग्स लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। मोनोलिटिक स्ट्रक्चर में क्या है कि कर्नल जो है वो एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। अब वो मैनेजर की तरह वर्क करता है तो कुछ मैनेज भी करता होगा। अगर वो मैनेजर है तो क्या क्या मैनेज करता है, वो फाइल, मेमोरी, डिवाइसेस को मैनेज करता है। मोनोलिटिक का एग्जाम्पल है हमारा यूनिक्स। ठीक है, सिंपल। एडवांटेजेस क्या है, लेयरिंग इज नेसेसरी। इसमें लेयरिंग क्या होती है, नेसेसरी होती है। एंड द कर्नल अनोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग और ऑल ऑपरेशन, इट इज इजी टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट। अब इसमें हमारे क्या, मैनेजर क्या है, हमारा कर्नल। कर्नल के ऊपर ही हमने सारी जिम्मेदारी दे दी है कि आपको ही सब करना है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इसमें कर्नल कोर पार्ट है, ये इजी है, इजीली टू डिजाइन है, एग्जीक्यूट हम इसे इजीली कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ नॉट अडेप्टेबल, देयरफॉर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विसेज इज डिफिकल्ट। अगर हमें कोई भी न्यू वर्जन, इसका अपडेटेड वर्जन हमें लॉन्च करना है तो उसमें काफ़ी हमारी डिफिकल्टीज होंगी। अब मैंने इसको आपको मोनोलिटिक और माइक्रोलिटिक जो है वो आगे वीडियो में एंड में, लास्ट टॉपिक है वो मैंने लास्ट में कवर किया है, वो मैंने डिटेल में किया हुआ है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेयर स्ट्रक्चर नाम से समझ आ रहा है कि लेयर स्ट्रक्चर मतलब इसमें लेयर होंगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें लेयर्ड होंगी, वो लेयर स्ट्रक्चर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स। लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लेयर्स में। उन लेयर्स को हम लेवल्स भी बोलते हैं। ईच बिल्ड ऑन टॉप टू लोअर, टॉप से डाउन, 1 2 3 4 इस तरीके से टॉप से डाउन। द बॉटम लेयर जो होती है वो हमारी लेयर 0 होती है, इज द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होती है। जो द हाईएस्ट इज द यूजर, सबसे ऊपर वाली यूजर वाली होती है, सबसे नीचे वाली क्या होती है, हार्डवेयर होती है। सबसे नीचे वाली लेयर को हम लेयर 0 कहते हैं, इसको टॉप लेयर भी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा लेयर स्ट्रक्चर। द ऑपरेशन कैन बी इन्वोक बाय हाई लेवल लेयर्स, जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म्ड होंगे वो किससे होंगे, हाई लेवल से। द लेयर इटसेल्फ कैन इन्वोक ऑपरेशंस लोअर लेवल। ठीक है, बेसिक लेयर स्ट्रक्चर क्या है, लेयर स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लेयर्स में। लेयर कहाँ से होते हैं, टॉप टू डाउन होती है। हमारी जो टॉप वाली होती है उसमें हमारा, बॉटम वाली जो होती है वो लेयर 0 होती है, उसमें हार्डवेयर होता है। जो हमारी टॉप वाली होती है उसमें यूजर इंटरेक्ट करता है, जो भी हमारा ऑपरेशन इन्वोक्ड होने, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं वो हमारे हाई लेवल से होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, लेयर्ड अप्रोच प्रोवाइड मॉड्यूलैरिटी। लेयर्ड अप्रोच में क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से layer are selected such each layer has uses function and services for any lower level layer। इसमें क्या होता है कि हर लेवल के अगर लेवल हम डिवाइड करें तो ऑब्वियसली उसका अलग अलग फंक्शन होगी, उसके अलग अलग सर्विसेज होंगी, जिसकी वजह से हम इजीली ये मॉड्यूलैरिटी को इंक्रीज करता है। डिबगिंग इज इजियर एज लोअर लेयर आर डिबग एंड द अपर लेयर आर चेक। ऐसे हम कर डिबगिंग, अगर हमारा कोई भी एरर आता है तो हम उसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे इजीली करेक्ट कर सकते हैं लेयर स्ट्रक्चर में। अगर हमें पता चला थर्ड लेयर में तो नीचे से थर्ड, ऊपर से, मतलब हम नीचे से भी, बॉटम से भी जा सकते हैं, टॉप से भी जा सकते हैं उसको करेक्ट डिबगिंग करने के लिए, जहाँ से हमें इजीली होगा। ठीक है, डिबगिंग इसमें इजी होगी, एरर करेक्शन बहुत इजीली हम कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट टेक्स केयरफुल प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द लेयर। अब हमें कोई भी लेयर बनानी है तो हमें उसके अकॉर्डिंग, उसकी फंक्शनैलिटी को देखकर, उसकी सर्विसेज को देखकर, सब चीज़ को देखकर हमें लेयर बनानी पड़ेंगी, तो हमें बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है इसको डिज़ाइन करने के लिए। ये है बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस। अगर आपने एक भी लेयर आगे पीछे कर दी या ऊपर नीचे कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किसी की फंक्शनैलिटी कोई और करने लग जाएगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, माइक्रोलिटिक कर्नल उस मोनोलिटिक कर्नल में क्या था, मोनोलिटिक कर्नल में हमारा जो कर्नल था वो हमारे एक्ट कर रहा था मैनेजर की तरह। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या कर रहा है।
कर्नल यूजेस माइक्रोलेटेड कर्नल, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल। माइक्रो मीन्स आपको समझ आता होगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल कर्नल्स का यूज़ करते हैं जो रिमूव करते हैं नॉन एसेंशियल कंपोनेंट फ्रॉम द कर्नल। इसमें क्या होता है, माइक्रो कर्नल्स में हमारे जो भी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट थे हमारे उसके स्ट्रक्चर में, वो हमने क्या कर दिया, वो अलग कर दिए। एसेंशियल कंपोनेंट अलग, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट अलग, जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटेशन स्पीड फास्ट हो गई। ठीक है, इसमें बस ये है कि हम इसमें स्मॉल कर्नल्स का यूज़ करते हैं। और माइक्रो कर्नल्स मैंने आपको जैसे बताया लास्ट टॉपिक है, उसमें मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आप बस इसमें थोड़ा ऐसे ओवरव्यू देख लें। एडवांटेजेस क्या है, ईच माइक्रो कर्नल इज मेड इंडिपेंडेंटली एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर माइक्रो कर्नल, सो दिस मेक द सिस्टम मोर सिक्योर एंड रिलायबल। मतलब हर माइक्रो कर्नल इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे तो वो सिक्योरिटी इंक्रीज कर रहे हैं और रिलायबल है। डिसएडवांटेज क्या, इंक्रीज इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन रिड्यूसेस सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर कम्युनिकेशन इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन होगी तो वो क्या करेगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कम कर देगी। सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, कभी कभी क्या होता है, ये सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है विंडोज एनटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, द कर्नल हैज़ ओनली सेट ऑफ कोर कंपोनेंट। कर्नल क्या है, हमारा सेट ऑफ कोर कंपोनेंट होता है, एंड अदर सर्विसेज आर एडेड एज डायनामिकली लोडेबल मॉड्यूल टू द कर्नल आइदर ड्यूरिंग रन टाइम और बूट टाइम। मतलब इसमें कोर पार्ट क्या होता है, हमारा कर्नल होता है, उसमें सारी सर्विसेज हम डायनामिकली ऐड करते हैं, या तो रन टाइम में या बोट टाइम में। जैसे ये आप एग्जांपल से डायग्राम से देख रहे होंगे कि कोर कर्नल है हमारे। मॉड्यूलर कर्नल में क्या है, एक कोर कर्नल होता है जिसमें सारी सर्विसेज हम डायनामिकली ऐड करते हैं या उन्हें लोड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल। अब हमारा मतलब ये क्वेश्चन अब तक आया हुआ नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर मतलब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाए 2 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपोनेंट, सर्विसेज या फंक्शन। अब क्या आता है, कभी कभी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेता है, कभी कभी सर्विसेज पूछ लेता है, कभी कभी कंपोनेंट पूछ लेता है। अगर कभी भी तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो many modern operating system has the following component, different modern operating system के अंदर different components है। जैसे कि हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोटेक्शन एंड कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम्स। ये क्या है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शंस हैं, सर्विसेज हैं, उसके कॉम्पोनेंट है। ठीक है, पहला हम कॉम्पोनेंट या सर्विसेज या फंक्शन पढ़ते हैं, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। बेसिकली प्रोसेस है क्या, प्रोसेस हमारी एक डायनामिक आइडेंटिटी है। कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है, स्टैटिक आइडेंटिटी है। अगर हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रोसेस। ठीक है, उसको ही हमें मैनेज करना है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन बोथ यूजर एंड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सिस्टम का सिस्टम हो, तो उन दोनों के अंदर जो भी प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं या डिलीट करते हैं वो किसके अंदर आता है, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन, प्रोसेस को सस्पेंड करना या उसको रिज्यूम करना, एलोकेट करना, डीएलोकेट करना। अगर कोई रिज्यूम है तो उसको एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, ये भी किसके अंदर आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोविजन ऑफ वैकेंसीज 4, ये प्रोवाइड करता है हमें किसी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोसेस आ गए तो उनको सिंक्रोनाइज करना, वो किसके अंदर आता है, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस ही कम्युनिकेट कराना कि P1 P2 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा, वो किसके अंदर आता है, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। अब डेडलॉक का मीन्स क्या होता है, डेडलॉक क्या है, हमारे P1 एक प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है। P1 के पास हमारे क्या प्रिंटर, P2 के पास है हार्ड डिस्क। P1 अपने रिसोर्स शेयर करना चाहता है, हार्ड डिस्क प्रिंटर, जो जिसके पास प्रिंटर है उसको हार्ड डिस्क चाहिए, और जिसके पास हार्ड डिस्क उसको प्रिंटर चाहिए। दोनों को अपने रिसोर्सेज एक्सचेंज करना है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। ना ये अपनी रिसोर्स देना चाहता, ना ये अपना हार्ड डिस्क देना चाहता, ना ये अपना प्रिंटर देना चाहता। तो ऐसी स्टेट जहाँ रिसोर्सेज शेयर करने की ज़रूरत है लेकिन वो नहीं करते, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो इस डेडलॉक को इसको प्रोवाइड करने के लिए, इस डेडलॉक से बचने के लिए हमारे पास क्या एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, कौन, प्रोसेस मैनेजमेंट। आई होप प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
मेन मेमोरी को मैनेज करना इसका बेसिक या इम्पॉर्टेंट फंक्शन या इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें क्या है, कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ द मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय हुम। ये बताता है कि कौन सा पार्ट हमारा मेमोरी का यूज होगा और किसके द्वारा होगा, मतलब कि हमारा कौन सा पार्ट हम यूज करेंगे और कौन यूज करेगा। तो वो कौन किसके अंदर आता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। डिसाइड विच प्रोसेसेस टू बी लोड व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल। अब ऐसा तो नहीं है अभी कुछ चीज़ हम डिलीट कर रहे हैं तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्पेस अवेलेबल हो जाता है, तो उस टाइम हमें कौन सा प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोड करना है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा मेन मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि हमें कौन सा प्रोसेस लोड करना है किसके अंदर, जब हमारी मेमोरी के पास स्पेस अवेलेबल है। नेक्स्ट है एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी स्पेस एज नीडेड। एलोकेशन और डीएलोकेशन कि हमारे पास अगर हमें स्पेस की नीडेड है, बेसिकली हमें मेमोरी में स्पेस की नीडेड है, तो स्पेस नीड करने के लिए हमें कुछ डीएलोकेट करना पड़ेगा, कुछ डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या डिलीट करना और क्या एलोकेट करना है या क्या डीएलोकेट करना है, तो वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट आप नाम से ही समझोगे, फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना। अब फाइल के अंदर क्या क्या आता है, फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन, डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशन। फाइल और डायरेक्टरीज का क्रिएशन और डिलीशन किसके अंदर आता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर। सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज, ये सपोर्ट करता है हमारे मैनिपुलेट करने में फाइल और डायरेक्टरीज को। मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, ये क्या करता है, हमारी जो फाइल्स है उनको मैप करता है किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में। बैकअप फाइल्स, अब बैकअप फाइल्स हमें कोई भी डेटा, जैसे हमारा व्हाट्सएप का डेटा होता है तो उसमें बैकअप आता है, हम बैकअप से अपने डेटा को अपने पास स्टोर कर सकते हैं, बैकअप डेटा हमारे पास रहता है अपना डेटा सेफ। तो इसी तरीके से हमें फाइल का अगर बैकअप करना हो तो वो किसके अंदर आता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। बेसिकली इनपुट आउटपुट को हम नाम से ही पता चला, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट को मैनेज करते हैं। बेसिक इसका जो मेन फंक्शन है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट का, ये क्या करता है, इट हाइड द डिटेल्स ऑफ द इनपुट आउटपुट फ्रॉम यूजर। ये क्या करता है, जो भी सिर्फ जैसे आपने पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है, तो वो पेन ड्राइव किस तरीके से इंटरनली वर्क करे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूजर को हमें ये दिखाना है कि हाँ आपने कनेक्ट किया इनपुट डिवाइस कोई आउटपुट डिवाइस, तो सिर्फ वो कनेक्टेड है, वो किस तरीके से काम कर रही है इंटरनली, उसका क्या वर्क है वो आपको नहीं बताना, ठीक है, वो हाइड रखते हैं हम यूजर से। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस, हर डिवाइस हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइस ड्राइवर। अ जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ये क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर एक इंटरफेस का भी वर्क करता है। अब बफर कैशिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक बफर कैशिंग सिस्टम होता है किसके अंदर, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का पहला वर्क क्या है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, कि हमारा कोई भी जब हमारे मेमोरी के अंदर फ्री स्पेस अवेलेबल हो गया तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो कौन बताता है, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज एलोकेशन, स्टोरेज को किस तरीके से एलोकेट करना है। डिस्क शेड्यूलिंग, अब डिस्क शेड्यूलिंग आता है तो डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब मीनिंग क्या है, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 7 प्रोसेसेस हैं, तो आपको किस तरीके से उसको शेड्यूल करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं आप हार्ड डिस्क सबको एक साथ दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, वन बाय वन ही देंगे, तो आपको किस तरीके से उनको शेड्यूल करना है कि पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो किसके अंदर आता है, डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग पहली बात हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज, ये क्या करता है, हमें यूजर को प्रोवाइड करता है कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज कर सकें, ठीक है। कंप्यूटेशन, जब आप डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो आपकी कंप्यूटेशन स्पीड तो बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीज डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। इनहेंस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को इनहेंस करेगा ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब नाम से आपको पता चला प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, मतलब आपको किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना है। अब आपको इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको ये देखना होता है कि कौन ऑथराइज्ड है, कौन अनऑथराइज्ड है, किसको हमें कितना एक्सेस देना चाहिए, किसको कितना नहीं देना चाहिए, तो किसके अंदर आता है, प्रोटेक्शन सिस्टम एंड सिक्योरिटी। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथराइज एंड अनऑथराइज यूसेज, ये क्या करता है, ये डिफरेंट बताता है कि कौन हमारा ऑथराइज यूजर है और कौन हमारा अनऑथराइज यूजर है। स्पेसिफाई द कंट्रोल टू बी इम्पोज्ड, ठीक है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। बेसिकली प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर बस यही आप लिख सकते हैं,
प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, फिर आप उसमें बता दें कि इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा यूजर ऑथराइज्ड है, कौन अनऑथराइज्ड है, किसको हमें कितना एक्सेस देना चाहिए, किसको हमें कितना एक्सेस नहीं देना चाहिए। जैसे ऑथराइज अनऑथराइज से आप एग्जाम्पल से ले सकते हैं, आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास क्या होता है, आईडी कार्ड, जो आपको आई कार्ड दिया जाता है। अगर आपके पास आई कार्ड हो गया, यूनिफॉर्म हो गई आपकी, ये सब चीज़ें क्या है आपको ऑथेंटिकेट करने की कि हाँ आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है आपकी, तो आपको कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए इसी तरीके से हमें वो क्यों ज़रूरत है, वो यही प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी कर रहे हैं हम अपने कॉलेज की कि हाँ कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे कॉलेज के अंदर ना आ जाए, कोई अनवांटेड सिचुएशन ना क्रिएट कर दे। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट है हमारा कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम क्या है, प्राइमरली इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ये क्या होता है, ये इंटरफेस का काम करता है यूजर और सिस्टम के बीच में, एक्टिवेट करता है ये सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है सिस्टम कॉल्स को। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम। तो ये क्या है, फिजिकल सिस्टम, फिजिकल कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी सीक्वेंस, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर हार्डवेयर। ये एक से ज़्यादा हार्डवेयर का सेट होता है। अब फिजिकल कंपोनेंट भी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो, लाइक गेम्स, नोटपैड, ये सब क्या होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ वन और मोर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज विच प्रोवाइड द एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स। ये सब क्या है, कंपाइलर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे हम टाइप पे आते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंड जनरेशन का। क्या है ये, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंड जनरेशन का। यूजर प्रिपेयर हिज जॉब यूजिंग पंच कार्ड। इसमें जो यूजर होता है, यूजर आप हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपनी जॉब, किसका यूज करके, पंच कार्ड का यूज करके। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, अभी आप ये पॉइंट्स पढ़ें। देन ही सबमिट द जॉब टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने जॉब क्रिएट करी, फिर आप किसको सबमिट करेंगे, ऑपरेटर को। फिर ऑपरेटर जो है वो कलेक्ट करेगा सारी जॉब और उनको शॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और उनको क्या बना देगा, एक बैच। ठीक है, देन द ऑपरेटर सबमिट द बैचेस टू द प्रोसेसर वन बाय वन। जो उसने बैच बनाया वो किसको देगा, प्रोसेसर को देगा वन बाय वन। फिर ऑल द जॉब ऑफ वन बैच आर एग्जीक्यूटेड टुगेदर। फिर सारी जॉब को, जो हमारे बैचेस हैं एक साथ, उनको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम यूजर हैं, यूजर वन, यूजर टू, एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं। यूजर्स क्या क्रिएट करेंगे, अपनी जॉब यूजर वन ने क्या क्रिएट की, जॉब वन। यूजर टू ने जॉब टू। जॉब किससे क्रिएट करेंगे, पंच कार्ड से। आपने जॉब क्रिएट करी, फिर आपने सारी जॉब जो वो किसको सबमिट कर दी, ऑपरेटर को सारी जॉब सबमिट कर दी। ऑपरेटर के पास सारी जॉब आ गई जो भी आपने सबमिट करी। फिर वो क्या करेगा, उन जॉब को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। की जॉब वन जॉब 5 की नीड तो सेम, उनको सेम रिसोर्सेज चाहिए, उनका सेम वर्क है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करके क्या बना देंगे, बैच। सिमिलर जॉब्स को कंबाइन करके हमें क्या बनाना है, बैच। हमने इसमें देखा जिन जिनकी सिमिलर नीड्स थी, जॉब वन और 2 जॉब बन गई हमारी इन सब की, जॉब 1 और जॉब 4। फिर अब जॉब को हम एक एक जॉब को किसको देंगे, प्रोसेसर को देंगे, और फिर उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये है हमारा बैच सिस्टम, सिंपल है। एडवांटेजेस क्या है हमारा, रिपीटेडली जॉब आर डन फास्ट इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट यूजर इंटरेक्शन। अब जो हमारी रिपीट, अगर हम ऐसे इनके बैचेस नहीं बनाते, तो जैसे यूजर 1 और यूजर 5 की सेम नीड्स और सेम उनका वर्क करना है, तो वो 2 बार होता, तो रिपीटेडली जॉब हमने
इसमें नहीं हुई, रिपीटेड जॉब से हम बच गए। बैच सिस्टम कैन वर्क ऑफलाइन सो इट मेक लेस स्ट्रेस ऑन सीपीयू। ये वर्क करता है, ये ऑफलाइन भी वर्क करता है, तो जिसकी वजह से सीपीयू के स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नो स्पेशल हार्डवेयर इज नीडेड, कोई भी स्पेशल हार्डवेयर हमें ज़रूरत नहीं है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, बैच सिस्टम आर हार्ड टू डिबग। आज जब हमने बैचेस बना दिए हैं, जब हमने बैच बना दिए, तो अगर उसमें कोई भी जॉब ऐसी हो गई है जिनकी नीड अलग है, लेकिन हमने उसको मतलब कर दिया है, बैच बना दिया है, तो काफ़ी डिफिकल्टी है कि हमें उसको फाइंड करने की, हमने क्या उसमें कुछ भी एरर कर दिया है, उसको फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इफ़ अ जॉब गेट टू द एंटर इन अ इनफाइनाइट लूप, अगर कोई भी हमारी जॉब है वो इनफाइनाइट लूप में पहुंच गई है, तो अदर जो भी सारी जॉब है वो क्या होंगी, वो उसका वेट करेंगे कि वो कब बाहर आएगी, कब बाहर आएगी, लेकिन वो तो किसमें फंस गई, वो इनफाइनाइट लूप में फंस गई है। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा मैंने यहाँ कंसाइज वे में लिखा हुआ था, तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको नाम से पता चला टाइम शेयरिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को शेयर कर रहे हैं। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली। ईच एक्शन और ऑर्डर एट अ टाइम दैट शेयर सिस्टम स्मॉलर, सो ओनली अ लिटिल सीपीयू टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ईच यूजर। मतलब इसमें क्या होता है, अगर हम टाइम शेयर करते हैं, यूजर 1 आ रहा है, फिर यूजर 2 आ रहा है, तो हमारे क्या है, एक लिटिल सीपीयू टाइम चाहिए हर किसी को, तो ज़्यादा सीपीयू पर लोड भी हमारा नहीं पड़ता। इट यूजेस सीपीयू शेड्यूलिंग, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। अब सीपीयू शेड्यूलिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा सीपीयू को यूज़ करने वाले काफ़ी सारे यूजर्स हैं, तो हमें शेड्यूल तो करना ही पड़ेगा कि यूज़र 1 पहले आएंगे, फिर यूज़र 3 आएंगे, फिर यूज़र 2 आएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड ईच विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर एट वंस, और हमें इसमें क्या यूज़ करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया, आपको तब समझ आएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या। सिंपल है टाइम शेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम को शेयर करते हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल यूजर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें हम सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या, ईच टास्क गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी के पास क्या एक मतलब इंडिविजुअल है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस, सीपीयू आइडल टाइम मतलब सीपीयू ज़्यादा देर फ्री नहीं रहेगा, सीपीयू को कभी यूज़र 1, कभी यूज़र 2, कभी यूज़र 3, ऐसा नहीं है कि सीपीयू हमारा फ्री है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, ये हमारा सीपीयू, ये काफ़ी सारे यूजर्स हैं जो सीपीयू को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज़ किया कि पहले हमारे कौन है, यूज़र 4 आएंगे, जब वो वर्क कर रहे होंगे तो वो एक्टिव स्टेट में होंगे, जो नेक्स्ट होगा वो रेडी स्टेट में होगा। ये इसका डायग्राम है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या, रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है, डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। आज डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, अब एक टाइम पे मैं जो है, मैं एक टाइम पे एक ही इंसान से बात कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है एक टाइम पे मैं 4-5 इंसान से बात कर रही हूँ, नहीं ना, एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। इसी तरीके से डेटा कम्युनिकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम मल्टीपल यूजर्स हैं, सीपीयू तो एक ही है ना, इसलिए। ठीक है, अब हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नाम से पता चला है कि रियल लाइफ से रिलेटेड है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि ऑटोमेटिक कार्स जो होती हैं, जो हम यूज़ मतलब हैं इस टाइम, ऑटोमेटिक कार्स में हम क्या यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमें हम इनपुट देते हैं, हमें इमीडिएट आउटपुट चाहिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन द एनवायरमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स। हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ इवेंट होते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सटर्नली यूज होते हैं। मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन अ सर्टेन डेडलाइन। कोई भी एक डेडलाइन होती है कि हाँ हमें इस डेडलाइन तक वो काम करना है, तो वो किसके अंदर आता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, जैसे कि हमारे रोबोटिक्स हो गई, फ्लाइट कंट्रोल्स हो गई, रॉकेट लॉन्च हो गया, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के बताया, ऑटोमेटिक कार्स जो होती है उसमें हम यूज़ करते हैं अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें कोई भी यूज़र का इंटरेक्ट, हम खुद तो कुछ नहीं करते, तो वो सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं वो हम उसमें यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा 2 टाइप का होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑल क्रिटिकल टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए स्पेसिफिक डेडलाइन।
मतलब डेडलाइन या ड्यूरेशन, कोई भी हमारा टास्क है, कोई भी आपको टास्क दिया गया, आपको गिवन डेडलाइन है कि आपको 5 दिन के अंदर या इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आपको ये मुझे 5 दिन में देना है। तो जहाँ बहुत क्रिटिकल कोई भी काम हो या क्रिटिकल टाइम हो तो वहाँ आता है हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ डेडलाइन इज मिसिंग देन द सिस्टम विल फेल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर हमारी डेडलाइन मिस हो गई तो हमारा क्या है, सिस्टम फेल हो जाएगा। जहाँ हमें बिल्कुल एकदम ये हो गई, बिल्कुल मतलब बहुत क्रिटिकल टाइमिंग हो कि हाँ आपको इतने टाइम में कुछ भी हो जाए आपको कंप्लीट करना ही करना है, तो क्या होता है हमारा हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट जैसे इसका अपोजिट होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही डेडलाइन हो गई है, क्या बिल्कुल आपको क्रिटिकल टास्क के लिए आप यूज़ करते हैं, आप इसे नॉर्मल टास्क के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इसमें मिस हो गया है तो आप फर्दर आप इसको आगे कर सकते हैं, अपने सिस्टम अपने प्रोजेक्ट्स को वर्क को प्रॉपरली कर सकते हैं। इसमें क्या, अगर आपको एक बार डेडलाइन निकल गई तो वो सिस्टम क्या है, वर्क भी नहीं करेगा प्रॉपरली और वो सिस्टम फेल माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या, ऐसा कुछ नहीं, अगर आपसे मिस हो गया है तो आप सिस्टम को कंटिन्यूस वर्किंग में रखें और कुछ ऐसा नहीं है कि वो एकदम फेल हो गया है। ठीक है, वो होता है सॉफ्ट रियल टाइम। एडवांटेजेस, टास्क शिफ्टिंग, टास्क को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। फोकस ऑन एप्लीकेशन, वो ये किससे फोकस करता है, एप्लीकेशन में एरर फ्री रहता है। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड टास्क के लिए हम यूज करते हैं। अब सॉफ्ट रियल टाइम को हम लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टास्क के लिए यूज करते हैं, नहीं कि आप हार्ड टास्क के लिए यूज करेंगे। अगर आपको क्रिटिकल टास्क के लिए करना है तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करेंगे। यूज हैवी सिस्टम रिसोर्सेज, इसके अंदर क्या आता है, हैवी सिस्टम रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको मल्टी प्रोसेसिंग, आपको क्या समझ आ रहा है मल्टी प्रोसेसिंग, है कि मल्टी मीन्स काफ़ी सारे, प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस करना, कि काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो रहे होंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज़ वन इन विच 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक दो से ज़्यादा हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करते हैं हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारा मेन मेमोरी एक है, CPU 1 भी कर रहा है, CPU 2 भी कर रहा है, तो काफ़ी सारे कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ईच CPU कंटेन अ कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हर CPU के पास क्या होती है, कॉपी होती है, जिसके अंदर, जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वर्क बहुत फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में हमारा CPU 1 भी है, CPU 2 भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे एक काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या, हर CPU के पास क्या होती है, कॉपी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्क जो है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या होता है, हमारा जो CPU ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास मल्टीपल CPU 1, CPU 2, CPU 3, काफ़ी सारे CPU होते हैं। तो ये क्या है, सब इंडिपेंडेंटली है, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। इन्हें ये नहीं है कि हाँ ये बताएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक मास्टर होता है जो इनको बताता है कि हाँ आपको ये वर्क करना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप मल्टी प्रोसेसिंग आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारा एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं एक सिंगल मशीन में। क्या करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं सिंगल मशीन पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पे करते हैं। इसमें एक ही टाइम कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में आप एक ही टाइम पे करेंगे, नहीं। क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं एक मशीन पे। मोर देन वन टास्क और प्रोग्राम और जॉब आर प्रेजेंट इनसाइड द मेन मेमोरी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम पे एक काम करेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ये हमारा मेन मेमोरी है, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। अब मेन मेमोरी के पास प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम बी है, बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। अब प्रोग्राम ए को क्या करना है, इनपुट आउटपुट में वो बिजी है, उसके सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ वर्क है, तो वो वहाँ कुछ काम कर रहा है। जितना वो वहाँ काम कर रहा है उतना हमने क्या करा कि प्रोग्राम बी से पूछा कि आपको CPU से कुछ काम है। हाँ, उसने बोला कि मेरे को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोग्राम बी को हमने क्या भेजे, CPU के पास। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें जब मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं थी तो हम उससे पहले यूज़ करते थे यूनी प्रोग्रामिंग। यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि एक प्रोग्राम एक टाइम पे ही वर्क कर सकता है। इसका मतलब प्रोग्राम ए को अगर सेकेंडरी स्टोरेज में काम है तो वो सिर्फ वहाँ जाएगा, प्रोग्राम भी जब तक वेट करेगा और CPU हमारा क्या रहेगा, फ्री रहेगा, आइडियल स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो हमें
डिसएडवांटेज को करने के लिए हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमारा अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब इसमें अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अब इसमें क्या कर पा रहे हैं हम, एक ही टाइम पे प्रोग्राम ए अपना काम कर रहा है, प्रोग्राम बी अपना काम कर रहा है। तो सीपीयू और में जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वो दोनों वर्किंग में, ये नहीं कि एक वेट कर रहा है एक फ्री है, नहीं, दोनों वर्किंग में। तो इसमें क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल मीनिंग है कि मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंगल प्रोसेस मशीन पे। ठीक है, ये आपका, आप जो मैंने इसे डायग्राम में बताया, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का आप कर लें और इसको जो मैंने बताया आप उसको अच्छे से लिख दें। फिर आता है इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, मेमोरी यूटिलाइजेशन इज एफिशिएंट, मेमोरी का यूटिलाइजेशन हम बहुत एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज हाई, सीपीयू का यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है क्योंकि कभी भी सीपीयू ऐसा नहीं है कि फ्री रह रहा है। अगर प्रोग्राम बी का काम हो गया तो हम प्रोग्राम सी से पूछेंगे आपको काम है तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीपीयू हमारा फ्री है, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब मल्टीटास्किंग, आपको मल्टीटास्किंग इस नाम से समझ होगा कि मल्टीपल टास्क हो रहे हैं कुछ, मतलब मल्टीपल टास्क कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टाइम शेयरिंग। ये किस पे आइडिया है, इसका आइडिया क्या है, टाइम शेयरिंग पे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है। अब हर 10 स्टूडेंट के पास 5-5 क्वेश्चन है। तो हमें क्या करेंगे, मल्टीटास्किंग में हम क्या करेंगे, अपने टाइम को शेयर करेंगे। कि हम क्या करेंगे कि पहले स्टूडेंट 1 के पास जाएंगे, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर स्टूडेंट 2 के पास जाएंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर स्टूडेंट 3 के पास जाएंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट 1 के पास पहले उसके 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं, टाइम को हमने शेयर कर दिया कि पहले 2 क्वेश्चन इनके, फिर 2 क्वेश्चन इनके, फिर 2 क्वेश्चन इनके। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा 10th वाला स्टूडेंट होगा उसके पास ज़्यादा हम लेट नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे कि पहले 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट, फिर इसके कंप्लीट, ऐसे, तो जो 10th स्टूडेंट है वो कितना वेट करेगा, तो हमें इसमें इतना नहीं होता। जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम को शेयर कर देते हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक हम उसके पास रहेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे स्विच हो जाएंगे। ये होता है हमारा बेसिक आइडिया मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट एक्चुअली परफॉर्म मल्टीटास्क। इसका मतलब ये, मतलब मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है सेम टाइम पे वो नहीं करता। इसी तरीके से मैंने आप लोग को मल्टी प्रोग्रामिंग में भी बताया था, सेम टाइम पे कुछ नहीं होता, कॉन्करेंटली एक के बाद एक होता है। अ पर्टिकुलर सीपीयू कैन ओनली डू थिंक एट अ गिवन मोमेंट। सीपीयू जो है एक टाइम पे एक ही काम करता है। जैसे कि हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है। तो हमने प्रोसेस, जैसे कि इसके पास 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है। तो टाइम टास्क मल्टीटास्किंग में हम क्या करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, फिर 2 इसके, फिर 2 इसके, फिर दोबारा आएंगे 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, इस तरीके से करेंगे। हमने टाइम स्लॉट, गिवन टाइम स्लॉट में हमने बता दिए कि हम इतना काम करते ही दूसरे पे स्विच हो जाएंगे। वो होता है हमारा मल्टीटास्किंग। ये हमारा जो बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है, ये रेस्पॉन्स टाइम पे बहुत फोकस करता है, टाइमिंग पे इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टीटास्किंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम प्रोग्राम एंड सिस्टम कॉल। अब सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम सिस्टम प्रोग्राम में क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसका यूज करके, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्या है बेसिक सिस्टम प्रोग्राम, सिंपल है। क्या करते हैं हम इसमें, सिस्टम प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग द सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम डेवलपर एंड एग्जीक्यूशन कैन बी डन कॉन्करेंटली इन सिस्टम प्रोग्राम। अब प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम को डेवलप करते हैं किस तरीके से, कन्वेंशनली, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट करता है कैन बी डन कन्वेंशनली इन द सिस्टम प्रोग्राम। बस सिस्टम प्रोग्राम सिंपल है। सिस्टम प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं किसका यूज करके, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके। ठीक है, सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल को आपको नेम से ही पता चला कि हाँ कुछ कॉल वगैरह का है, कि सिस्टम कॉल हम क्या होती है हमारी सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होते हैं, सिस्टम कॉल इज अ programmatical way in which a computer program requests a service from the kernel of the system it is executed one। इसमें सिस्टम प्रोग्राम, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शेल और कर्नल 2 पार्ट होता है हमारे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जब हमें कर्नल को, मतलब हमें यूजर मोड को शिफ्ट करना हो कर्नल मोड में, तो हमें सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ती है। क्या, दोबारा सुनिए आप, यूजर मोड को हमें शिफ्ट करना हो कर्नल मोड में,
तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी प्रोग्राम में आपने लिखा 2+2=4, आपने बता तो दिया 2+2=4, लेकिन आपको क्या चाहिए कि आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन मॉनिटर है उस पर आपको प्रिंट होना, कि आपको दिखना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उस टाइम आपको यूजर मोड से स्विच किस में होना पड़ेगा, कर्नल मोड में। कर्नल मोड ही तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, कर्नल ही तो बताएगा कि हाँ आपको ये मॉनिटर पे कमांड समझ ली शेल ने, अब वो कर्नल को बताएगा, फिर कर्नल ही तो करेगा आपके मॉनिटर पे उसको प्रिंट। तो क्या हुआ, हम यूजर मोड से किस में पहुंचे, हम सी प्रोग्राम लिखते लिखते कहाँ पहुंच गए, हमने मॉनिटर की डिस्प्ले करा दिया, मॉनिटर की पे डिस्प्ले करा दे क्या 2+2=4 होता है। तो वो किसकी मदद से कराए, हमने सिस्टम कॉल की, कि सिस्टम कॉल हमें करनी पड़ी किसको, कर्नल मोड को। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, हार्ड डिस्क को आपको एक्सेस करने, हार्ड डिस्क को आपको एक्सेस करने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी कि मुझे हार्ड डिस्क को यूज करना है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टम कॉल हमारी ओपन हो गई, रीड हो गई, राइट हो गई, क्लोज हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, इनके अंदर काफ़ी सारी सिस्टम कॉल्स होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि विंडोज़ में लगभग 700 सिस्टम कॉल्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं। जहां हम सिस्टम कॉल्स नहीं होती वहां हम किसका यूज़ करते हैं, एपीआईज या लोकल लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं अपने यूज़र मोड को कर्नल मोड में शिफ्ट करने के लिए। कभी कभी होता है कि हमारे पास सिस्टम कॉल्स नहीं होती, तो सिस्टम कॉल जहाँ नहीं होती तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसको हम यूज़ करते हैं, या लोकल लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब कहाँ थे हम, अब प्रोग्राम, ये जो सब मैंने बताया आपको लिखना है सिस्टम कॉल में। आप सिस्टम कॉल आ जाता है तो आपको अच्छे से बताना है कि हमारे सिस्टम कॉल होता क्या है। सिस्टम कॉल आप बता दें, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता दें कि विंडोज़ के अंदर 700 सिस्टम कॉल्स होती हैं। जहाँ सिस्टम कॉल्स नहीं होती वहाँ हम एपीआई और लोकल लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, अ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक अ सिस्टम कॉल। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, बनाता है क्या, सिस्टम कॉल, व्हेन इट मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। जब उसे कर्नल मोड में जाना होता है तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल क्या करता है, मैं प्रोवाइड करता है सर्विस किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें यूजर प्रोग्राम वाया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इंटरफेस, वही एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का हम यूज करते हैं। सिंपल है। ये आपको डायग्राम बनाना है, यूज़र है, फिर यूज़र इंटरफेस है, फिर ये क्या हमारे कोई भी सिस्टम प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फिर हम सिस्टम कॉल करेंगे, फिर आप कर्नल मोड में आ जाएंगे, यूज़र मोड से किस में आ जाएंगे आप, कर्नल मोड में। इसको ही हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, अब मल्टी थ्रेडिंग में आपको मैं बताती हूँ, थ्रेड, बेसिकली थ्रेड का मीन्स क्या है, थ्रेड क्या होता है, सीक्वेंस और फ्लो ऑफ टास्क। कोई भी आप टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, आप किस सीक्वेंस में करेंगे, उसका फ्लो क्या होगा, वो क्या बताता है हमारा थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड आप दूसरे में ये बोलते हैं पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, कि वो हमारा किस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका पाथ बताता है, वो होता है हमारा थ्रेड। थ्रेड बेसिकली हमारा यूज होता है पैरेललिज्म के लिए, कि हम थ्रेड को करके हम क्या अचीव कर सकते हैं, पैरेललिज्म। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग में जो मैंने आपको बताया, आपको वो सब लिखना है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हमारी एक डायनामिक आइडेंटिटी होती है। कोई भी हमारा प्रोग्राम है, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम हमारा क्या होता है, एक स्टैटिक आइडेंटिटी है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या बन जाता है हमारा प्रोसेस। वही मैंने लिखा हुआ, प्रोसेस मीन्स अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट यूनिट कॉल्ड थ्रेड। कोई भी हमारा प्रोसेस होता है उसको हम छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। इट इज़ अ प्रोसेस, ये क्या होता है, प्रोसेस होता है जो हमारा बहुत छोटा होता है, लाइट वेट होता है। जैसे आपका रियल थ्रेड होता है ना, वो थ्रेड इसी तरीके से होता है, ये स्मॉल होता है और बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंप्राइजेज, इसके पास थ्रेड आईडी होती है, एक प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है, स्टैक होता है। अब जैसे इसमें आपका यूज होगा प्रोग्राम काउंटर, तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम काउंटर होता क्या है। प्रोग्राम काउंटर हमारा किस चीज़ के लिए, प्रोग्राम काउंटर एक हमारा क्या होता है, रजिस्टर की तरह होता है। अब मैं आपको पहले रजिस्टर बताती हूँ, रजिस्टर क्या होता है। अब जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, एक टाइप की मेमोरी होती है, स्टोरेज यूनिट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को।
स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट करते हैं इन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी हम किसी भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन का, उस टाइम हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या स्टोर करने के लिए। वो तो होता है हमारा रजिस्टर। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर एक हमारा स्पेशल टाइप का ही रजिस्टर ही होता है, लेकिन क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है जो कंटेन करता है हमारा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ये क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। इसके पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को होल्ड करता है क्या, प्रोग्राम काउंटर। स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारा एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप बकेट नॉर्मली देखेंगे, जैसी बाल्टी होती है इसी तरीके से स्टैक होता है। उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसके अंदर दो ऑपरेशंस होता है, पुश और पॉप। पुश जो होता है वो हमारे इंसर्शन के लिए होता है, पॉप जो होता है वो हमारे किसके लिए होता है, डिलीशन के लिए होता है। ये होता है हमारा स्टैक, ठीक है। इट शेयर्स विद द अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, कोड सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, फाइल। कोड सेक्शन क्या होता है, आपको नाम से पता चला, जहाँ कोड लिखा जाता है वो हमारा होता है कोड सेक्शन। जहाँ डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा डेटा सेक्शन होता है, और जहाँ फाइल्स होती है वो हमारा फाइल सेक्शन होता है। सिंपल। ये मल्टी थ्रेडिंग का हमारा एग्जाम्पल है। पहला क्या, हमारा ब्राउजर, एक्सेल, वीएलसी, ये सब क्या है, प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस आए किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। फिर वो किसके गए, सीपीयू के पास। फिर हमने क्या करा, हम प्रोसेसेस को किस में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। फिर ये थ्रेड बन गए, उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा, मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग में हमारी दो टाइप की होती है, सिंगल थ्रेड प्रोसेस, मल्टी थ्रेड प्रोसेस। और सिंगल थ्रेड प्रोसेस आपको पता चला है, जिसमें एक थ्रेड है वो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, जिसमें मल्टीपल थ्रेड है वो मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस। अब जैसे इसमें क्या है, कोड, डेटा, फाइल्स, ये आपको डायग्राम है, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रजिस्टर क्या होते हैं, स्टैक क्या होते हैं, प्रोग्राम काउंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड प्रोसेसेस। अब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हमारे दो होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। अब वही होता है मल्टी थ्रेडिंग, बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग में हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं, यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड, ठीक है। अब थ्रेड को मैनेज, अब जो थ्रेड है हर किसी को हम मैनेज कर रहे हैं अब तक, तो थ्रेड को मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक थ्रेड लाइब्रेरी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं थ्रेड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। क्रिएशन एंड मैनेजिंग द थ्रेड। अब पहला हमारा होता है मैनी टू वन मॉडल। अब मैनी टू वन आपको पता चल रहा होगा कि मैनी, इसमें दो कर्नल्स है, वो सॉरी दो थ्रेड है, एक तो यूजर थ्रेड, एक कर्नल थ्रेड है। अब मैनी टू वन क्या है, जैसे आप इसका डायग्राम देखेंगे, मैनी टू वन में क्या है कि मल्टीपल यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के पास आ रहे हैं, मल्टीपल यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के पास आ रहे हैं, तो क्या है, मैनी टू वन, मैनी यूजर्स एक कर्नल थ्रेड से अटैच्ड हो रहे हैं या मैप हो रहे हैं। तो पहला क्या है, द मैनी टू वन मॉडल मैप वन यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल, मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड। ये क्या करता है, मैप करता है बहुत सारे यूजर थ्रेड को एक कर्नल थ्रेड से। थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द थ्रेड लाइब्रेरी। थ्रेड को हम मैनेज किससे करते हैं, मैंने आपको भी बताया, थ्रेड लाइब्रेरी से। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम। एक ही टाइम एक थ्रेड को हम एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे। इन दिस मॉडल व्हेन अ यूजर थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल एंटायर प्रोसेस ब्लॉक। अगर कोई भी हमारा एक यूजर थ्रेड ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, अगर एक यूजर थ्रेड भी हमारा ब्लॉक्ड हो गया तो पूरा हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारा होता है मैनी टू वन। मैनी टू वन आप बिल्कुल एकदम नाम से समझ सकते हैं कि मैनी मतलब मल्टीपल यूजर है, एक कर्नल है। अब वन टू वन मॉडल क्या होता है, द वन टू वन मॉडल मैप ईच यूजर थ्रेड टू कर्नल थ्रेड। एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड है, उन दोनों के बीच मैपिंग हो रही है। एक ही वन टू वन तभी तो नाम है कि एक यूजर थ्रेड और एक कर्नल थ्रेड है। इट प्रोवाइड मोर कॉन्करेंटली देन द मैनी टू वन। ये हमारा क्या होता है, मोर कॉन्करेंटली होता है मैनी टू वन से, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू रन इन अ पैरेलल इन मल्टी प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, ऐसे नहीं कि एक साथ नहीं, मल्टीपल, जैसे ये है ये है ये है, तो क्या होगा, पैरेलली ये क्या कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ एनी यूजर थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल देन अदर यूजर थ्रेड वुड नॉट बी ब्लॉक। अब ये क्या, ऐसा थोड़ी है कि एक साथ ये अटैच्ड है, नहीं, इंडिपेंडेंटली ये पैरेलली वर्क कर रहे हैं, पैरेलली हम इनके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला ब्लॉक हो गया तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट हमारा मैनी टू मैनी क्या होता है, द मैनी टू मैनी मॉडल मल्टीपल। इसमें क्या होगा कि मैनी हमारे यूजर थ्रेड होंगे और मैनी हमारे कर्नल्स होंगे। इफ अ यूजर थ्रेड इज ब्लॉक देन वी कैन शेड्यूल अदर यूजर थ्रेड टू द अदर थ्रेड। हम इसमें क्या होगा, हमारा कोई भी यूजर थ्रेड हमारा ब्लॉक हो गया है तो हम उसे क्या करेंगे, शेड्यूल कर देंगे दूसरे कर्नल थ्रेड से। द वन टू वन मॉडल अलाउ फॉर द ग्रेटेस्ट कॉन्करेंसी। इसके पास क्या होता है, हमारी ग्रेटर कॉन्करेंसी होती है,
ठीक है, जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं, हमारे पास यूज़र बहुत सारे मल्टीपल यूज़र थ्रेड्स हैं और बहुत सारे कर्नल थ्रेड्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स में पहला आता है रेस्पॉन्सिवनेस, फिर आता है रिसोर्स शेयरिंग और इकोनॉमी। इकोनॉमी से मैं आपको थोड़ा इकोनॉमी का बात बता देती हूँ। इकोनॉमी में क्या है कि मतलब इसमें हमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, तो इसलिए ये हमारे इकोनॉमिकल है। रिसोर्स शेयरिंग कि हम इसमें रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, और ये रेस्पॉन्सिवनेस को सपोर्ट करता है, ये रेस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लें। तो ये एडवांटेजेस तो आप खुद से बना सकते हैं कि बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, कि लेस टाइम शेयरिंग है, काफ़ी फास्ट है, इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि हमें कौन से अकॉर्डिंग टू हमारे यूज़र थ्रेड कर्नल थ्रेड के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट हो सकते हैं। ज़्यादा है तो मैनी टू मैनी, कम है तो 1 to 1, मैनी टू 1, काफ़ी सारी ये सब तो मैंने बहुत मतलब लिख दिए, वरना एडवांटेजेस तो आप बहुत इजीली खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा री एंट्रेंट कर्नल। री एंट्रेंट कर्नल क्या होता है? अ री एंट्रेंट कर्नल इज द वन विच अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इन द कर्नल मोड। री एंट्रेंट कर्नल हमारा एक ऐसा कर्नल है जो हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसमें? कर्नल मोड में। मल्टीपल प्रोसेसेस को तो हम मल्टी प्रोसेसिंग में भी एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन री एंट्रेंट कर्नल में क्या है, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। किसमें? कर्नल मोड में, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। किसमें? कर्नल मोड में। टू विदाउट कॉजिंग एनी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, कोई भी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। द कर्नल अमंग द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर को लेकर सिंपल है। री एंट्रेंट कर्नल सिंपल हमारा यूज होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। किसमें? कर्नल मोड में। ये हमारा होता है री एंट्रेंट कर्नल। हमारा टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक कर्नल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में बताया था, लेकिन ये अलग से पूछा जाता है कि मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रोलिथिक कर्नल क्या होते हैं। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्नल स्टार्टिंग से यही कोर शेल कर्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना ही चाहिए आपको। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल हमारा कोर पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है सभी चीज़ से, कि जो भी चीज़ हमारी हो रही है हमारे किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो किसके द्वारा होती है? हमारी कर्नल के द्वारा। इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करके। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? ये इंटरफेस का भी काम करता है। कौन? कर्नल। अभी दो टाइप के होता है, मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रोलिथिक कर्नल। अब मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है? ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कंपोनेंट स्टफिंग एज अ सिंगल मॉड्यूल इन कर्नल स्पेस। अब मैं आपको बताती हूँ इसका, बेसिकली आप इसका डायग्राम से समझें। हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारा मोनोलिथिक कर्नल आया, जिसके अंदर हमारी जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, कर्नल हमारी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, उनको हमने क्या करा? एक साथ कंबाइन कर दिया। उससे क्या बना लिया हमने? कर्नल स्पेस की सिस्टम कॉल, आईपीसी, फाइल सिस्टम, शेड्यूल, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन, डिवाइस ड्राइवर, डिस्पैचेस, ये जो भी हमारा कर्नल सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, हमने क्या कर दिया? सबको एक साथ स्टफ कर दिया, सबको एक साथ बना दिया, और उसको हमने क्या बोल दिया? कर्नल स्पेस। अब आपने एक साथ तो बना लिया, अगर कोई भी सिस्टम कॉल, अगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टी आ गई या कुछ भी इसमें खराबी आ गई, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अब हमने इसे एक साथ तो कर दिया। फिर हमारा आया माइक्रोलिथिक कर्नल। अब माइक्रोलिथिक कर्नल में हमने क्या अपडेशन किया कि जो जो हमारे असेंशियल पार्ट थे, कि हमें जो जो सर्विसेज की ज़्यादातर रिक्वायर्ड होती थी, वो तो हमने कर्नल स्पेस में रहने दी, लेकिन जो हमें ज़्यादातर नीडेड नहीं थी, तो उसमें हमने क्या पहुंचा दी? वो यूजर स्पेस में पहुंचा दी। यूजर स्पेस में पहले क्या था? एप्लीकेशंस थी। फिर यूजर माइक्रोलिथिक कर्नल में क्या हो गया? यूजर स्पेस में क्या हो गया? एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर, फाइल सर्विसेज, जिनका हमें ज़्यादातर यूजेस नहीं करना पड़ रहा था, जो हमारी नॉन एसेंशियल थी। जो हमारी एसेंशियल कंपोनेंट थी या एसेंशियल सर्विसेज थी, वो हमने कर्नल स्पेस में रहने दी। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे सर्विसेज, अगर हमारी कोई भी हमारी सर्विसेज फेल होती है, तो वो हमारे पूरे सिस्टम को फेल नहीं करेगी। ठीक है, इसमें हमारा ये हो गया। इसमें हमारा ये हमारा छोटा साइज हो गया। इस एग्जीक्यूशन इसमें बेशक स्लो हो गया, इसमें एग्जीक्यूशन क्या था? थोड़ा फास्ट था, लेकिन क्या हो गया? ये हमारा ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हो गया। इसमें डीबगिंग, हमारी एरर कोई भी आ गया तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें अगर हमारा कर्नल स्पेस में हमारा कोई भी एरर आता है, तो हमें इतनी सारी सर्विसेज एक साथ हैं, हमें एरर फाइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब तो मैंने आपको बता दिया डायग्राम के थ्रू। अब इसमें लिखना क्या क्या, यही सब लिखना है, बस एक बार बता देती हूँ। वही ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कंपोनेंट स्टफ एज अ सिंगल मॉड्यूल इन कर्नल स्पेस। वही जो भी हमारी सारी रिलेटेड सर्विसेज थी, हमने एक जगह उनको स्टफ कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कर्नल स्पेस।
इफ अ सर्विस क्रैश देन द होल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश। अगर हमारी कोई भी एक सर्विस क्रैश हो गई तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता था। इट इज़ अ लार्जर इन साइज बस फास्ट इन एग्जीक्यूशन। ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन क्या था, ये एग्जीक्यूशन इसका फास्ट था। दिस कर्नल आर डिफिकल्ट टू डिबग। अगर कोई भी इसमें एरर आ गया तो फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट था। इफ यूजर हैज़ टू ऐड न्यू सर्विसेज यूजर नीड टू मॉडिफाई द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर को कोई भी हमारी सर्विसेज न्यू सर्विसेज आई तो अगर हमने कोई भी न्यू सर्विसेज में ऐड करनी है तो क्या होगा, हमें पूरे सिस्टम को, एंटायर सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, अब सिक्योरिटी इश्यूज एग्जिट ऑलवेज एज देयर इज अ नो आइसोलेशन अमंग वेरियस सर्विसेज प्रेजेंट इन द कर्नल। सिक्योरिटी इश्यूज तो होंगे क्योंकि सब एक साथ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम हो तो इसमें सिक्योरिटी की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। जैसे इसके एग्जाम्पल है लिनक्स, डॉक्स, यूनिक्स। किसका? मोनोलिथिक कर्नल का। अब माइक्रोलिथिक कर्नल, मैंने आपको, माइक्रोलिथिक कर्नल क्या है? इन दिस कर्नल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट आर मूव फ्रॉम द कर्नल स्पेस टू द यूजर स्पेस। कि जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है उनको हमने क्या कर्नल स्पेस से कहाँ भेज दिया? यूजर स्पेस में। ओनली एसेंशियल फंक्शन सच एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, जो हमारे एसेंशियल कंपोनेंट थे वही हमने किस में रखे? सिर्फ कर्नल स्पेस में। इफ अ सर्विसेज फेल देन द रेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क फाइन। अगर कोई भी हमारी सर्विसेज फेल हो जाती है तो ऐसा नहीं है हमारा पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, नहीं। अगर कोई भी सर्विस बेकार हो गई है तो हमें सिर्फ उसको ठीक करना है, ये नहीं कि पूरे सिस्टम को ठीक करना है। ये हमारी स्मॉल इन साइज हो गया, इसका साइज क्या होगा? स्मॉल हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका क्या होगा? थोड़ा स्लो हो गया। न्यू सर्विसेज कैन बी एडिट इजीली। इसमें क्या था, हमें न्यू सर्विसेज अगर ऐड करनी है तो पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यूजर स्पेस में कुछ ऐड करना है तो यूजर स्पेस में ऐड कर लीजिए, कर्नल स्पेस में ऐड करना है तो इजीली कर्नल स्पेस में ऐड कर लीजिए। ठीक है, न्यू सर डिबगिंग इज ईजी। डिबगिंग हमारी ईजी हो गई। फिर इसमें एग्जाम्पल है मैक, विंडोज N7 QNX। तो यह हमारा होता है मैक्रोलिथिक कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी आ सकता है या नॉर्मली भी पूछ सकता है। तो ये यूनिट के मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। जो भी इसमें अब तक 3 साल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने अब तक इसमें आपको सारे कवर करा दिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।